जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको काल सर्प योग के बारे में जो भी भ्रम होते हैं वो दूर करना चाहता हूँ। तो काल सर्प योग कैसे बनता है और कैसे नहीं होता है। आजकल क्या होता है कि काल सर्प योग के नाम पर कई झूठ और भ्रम समाज में फैले हुए हैं, उसका मैं निवारण करना चाहता हूँ। काल सर्प योग कैसे बनता है सबसे पहले वो समझना चाहिए। हर कुंडली में राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने हमेशा रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कुंडली में जैसे 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में कोई न कोई एक अंक लिखा हुआ होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें किसी भी अंक के साथ में राहु और केतु हो सकता है, लेकिन उसमें होगा क्या कि राहु जहाँ पर बैठा होगा, मान लो उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मान लो जहाँ एक अंक लिखा हुआ वहाँ पे राहु बैठा है, तो निश्चित रूप से उसके सामने 7वें घर में जहाँ 7 लिखा होगा वहाँ केतु होगा। और मान लीजिए जहाँ 1 लिखा है वहाँ यदि मान लो केतु बैठा है तो सामने 7वें घर में राहु निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं, मतलब विपरीत दिशा में ही रहते हैं। ये इसका मूल कारण है। अब रहा, वैसे ये किसी भी अंक में हो सकते हैं, मैं तो उदाहरण के लिए 1 अंक और 7वें अंक का बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि राहु 1 अंक में है और केतु 7वें अंक में है, तो अब बाकी ग्रह क्या करते हैं और राहु केतु क्या करते हैं वो आप समझने की चीज़ है। अब मान लीजिए बाकी जो भी ग्रह है जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो ग्रह हैं ये जब भी गति करते हैं आकाशमंडल में तो एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो ये कैसे गति करते हैं, ये मान लीजिए मेष राशि एक नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ यदि कोई भी ग्रह होगा इन ग्रहों में से, तो उनमें से जैसे कोई 1 में है तो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इस तरह गति करेंगे। ये इनकी सीधी गति बोलते हैं, इसको मार्गी बोलते हैं, मार्गी गति। और एक होता है कि वक्री गति, ग्रह की वक्री गति होती है। वक्री गति किसे बोलते हैं कि उल्टी दिशा में चलना, वक्र गति से। और राहु और केतु हमेशा वक्र गति से चलते हैं। वक्र गति कैसे, जैसे मान लो जहाँ पर 1 अंक लिखा हुआ है तो वो 1 से 2 में नहीं जाएंगे, वो 1 2 3 इस तरह नहीं जाएंगे, वो उल्टी दिशा में चलेंगे। जैसे 1 है तो 1 से वो 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, वो इस तरह उल्टी गति से चलते दोनों। कौन कौन, राहु और केतु, ये 2 ग्रह ही इस तरह चलेंगे, बाकी तो सब 1 2 3 4 उसी गति से चलते हैं, तो इसको वक्र गति बोलते हैं। अब ये तो रही इनकी गति की स्थिति। अब कहते हैं कि भाई कि काल सर्प योग कैसे बनता है। तो काल सर्प योग की मूल शर्त यही है, प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में इसी तरह बताया गया है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जहाँ 1 अंक लिखा है वहाँ यदि राहु है और नीचे जो केतु 7 जहाँ 7 है वहाँ लिखा हुआ, तब होना क्या चाहिए कि राहु से शुरू करके, जैसे राहु मान लो 1 है तो 1 से फिर 12 में आएगा, फिर वो 11 में आएगा, फिर वो 10 में आएगा, फिर 9 में आएगा, 8 में आएगा और फिर 7 में आएगा। तो इन 12 से लेकर 1 से लेकर 7 तक 12 11 10 9 और 8 और इस तरह, मतलब कि इन ग्रहों में बाकी ग्रह होने चाहिए, तो वो काल सर्प योग की कुंडली बनेगी। यदि मान लीजिए जहाँ 1 है वहाँ राहु है और फिर 2 3 4 5 और 6 इनमें यदि बाकी ग्रह है तो वो काल सर्प योग की कुंडली नहीं बनेगी। काल सर्प योग का मतलब ही यही है कि जब राहु गति करेगा तो बाकी जो भी ग्रह है वो उसके रास्ते में आने चाहिए, वो राहु उनको हिट करना चाहिए, राहु उनको ग्रसित करना चाहिए। यदि मान लीजिए 1 में राहु बैठा है
तो वो 12 में आएगा और वहाँ कोई ग्रह है तो वो उसको हिट करेगा। फिर वापस आगे और चलेगा तो 10 में आएगा, वहाँ कोई ग्रह है तो उसको भी प्रभावित करेगा। फिर मान लीजिए उसमें 9 वाला अंक है, वहाँ कोई ग्रह है, या 8 में कोई ग्रह है, या 7 में और कोई ग्रह है, तो वो उसको मतलब कि 12, 11, 10, 9, 8 इस तरह वो गति करते हुए उसको प्रभावित करेगा बाकी ग्रहों को। वो तभी वो काल सर्प योग बनेगा। यदि ये सारी जो ग्रह है बाकी, जैसे मान लो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सब ग्रहों में से एक भी ग्रह यदि 2, 3, 4, 5, 6 उन जगह पे है तो वो कभी काल सर्प योग नहीं बनेगा। ये पहली शर्त है। मतलब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह होने से ही काल सर्प योग बनता है। अब मान लीजिए कि 1 की जगह केतु लिखा हुआ और 7 की जगह राहु लिखा हुआ, और बाकी ग्रह जैसे मैंने पहले बताया कि बाकी ग्रह जैसे 12, 11, 10, 9, 8 उसमें है, और 1 में केतु है, तो केतु भी उल्टी दिशा में चल के कैसे चलेगा? 12, 11, 10, 9, 8 वैसे चलेगा, तो वो कभी भी काल सर्प योग की कुंडली नहीं बनेगी। काल सर्प योग कुंडली बनने की मूल शर्त यही है कि सभी ग्रह राहु से ग्रसित होने चाहिए। केतु से ग्रसित होने वाले ग्रह कभी भी काल सर्प योग नहीं बनाते। प्राचीन ग्रंथों में पहले काल सर्प योग के उल्लेख इतने हैं नहीं। विष योग जरूर माना जाता है कि विष योग के रूप में या सर्प योग के रूप में उसको माना जाता था। भी आज आधुनिक ज्योतिष में उसको काल सर्प योग करके लोग मतलब कि उसका बेचारे भोले भाले लोगों का दोहन करते हैं, शोषण करते रहते हैं। तो ये काफ़ी भ्रम समाज में होता है, और मेरे पास भी कई ऐसी कुंडलियाँ आती है, लोग बेचारे पूछते हैं, मैं उनका निवारण करता हूँ। और एक बात और है दोस्तों, काल सर्प योग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बाकी ग्रह तकलीफ़ देते ही हैं, जैसे राहु की विषोत्री दशा आती है, तकलीफ आती है, शनि की आती है, मंगल की भी आती है। यदि वो कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो भी तकलीफ़ तो देते ही हैं। उसी तरह काल सर्प योग भी तकलीफ़ तो देता है, लेकिन उसकी शर्त जैसे मैंने बताया उस हिसाब से होता है। यदि राहु उल्टी गति से चलते हुए बाकी ग्रहों को प्रभावित करेगा तो ज़रूर मतलब कि काल सर्प योग बनेगा। लेकिन एक भी ग्रह उसमें से छूट गया, बाहर निकल गया, तो वो काल सर्प योग कभी बनता ही नहीं है। अब रहा बात कि काल सर्प योग कैसे प्रभावित करता है। काल सर्प योग जैसे मान लो 11वें स्थान में बैठा है और अच्छी कंडीशन में है, या मतलब कि तीसरे स्थान में है, तो कई बार काल सर्प योग में लाभ भी होता है। मैंने पहले कई साल पहले कुंडली देखी थी, अब मैं वो कुंडली अभी ढूंढ रहा हूँ वापस, क्योंकि वो निश्चित है नहीं है। मैंने धीरू भाई अंबानी की एक कुंडली देखी थी, उस कुंडली में भी काल सर्प योग था, लेकिन वो कैसे था, वो पराक्रम स्थान से था, तीसरे स्थान से था। तो धीरू भाई अंबानी देखो शून्य से सृजन कर गए, शिखर तक चले गए। एक वो इटली का तानाशाह मुसोलिनी, उसकी भी मैंने कुंडली देखी तो उसमें भी काल सर्प योग था। वो 12वें स्थान में राहु था, तो 12वां स्थान तो वैसे भी हानि का और नुकसान और व्यय का भाव कहा जाता है। तो राहु कौन सी आपकी कुंडली में कौन सी जगह पर बैठा है वो भी मायने रखता है। यदि वो 6, 8, 12 में है तो वो आपको नुकसान ज़रूर देगा, और यदि वो तीसरे स्थान में है, 11वें स्थान में है क्या, और जैसे शनि और बुध की मित्र राशि में है तो वो उतनी तकलीफ़ नहीं देगा। यदि वो सूर्य की राशि में है, चंद्र की राशि में, मंगल की राशि में, क्योंकि वो उसके शत्रु होते हैं, तो वो उसमें ज़रूर मतलब कि तकलीफ़ थोड़ी देगा। मैं इस वीडियो के साथ में एक 2 कुंडलियाँ भेज रहा हूँ, उसमें तीर के निशान दिए हुए। तो वो क्या है, छठे घर में दोनों कुंडलियाँ मतलब एक ही हैं, अंक दोनों में एक ही है, लेकिन उनकी ग्रहों की स्थिति अलग अलग बताई गई है। तो उससे आप अच्छी तरह देखने से आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि काल सर्प योग कैसे बनता है और काल सर्प योग कैसे नहीं बनता है। वो उससे आपकी जानकारी के लिए वो अपने गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है, ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छा ग्रंथ उन्होंने छापा है, उसमें से वो ली हुई है। तो उसमें से आपको आपकी जानकारी के लिए मैं उसमें साथ में अटैच कर रहा हूँ, तो आप उसको देख कर अच्छी तरह से अपना भ्रम का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, काल सर्प योग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इंसान में दुख तकलीफ़ तो इंसान के होते ही हैं, तो क्या इंसान को अपने हिसाब से हमें परिस्थिति यदि ख़राब है तो थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ता है, परिस्थिति अच्छी है तो हम बेखौफ जी होकर जीते हैं। तो यही सोचने वाली बात है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत है। एक बात और मैं आपको कह देता हूँ कि हमेशा कुंडली में काल सर्प योग मान लो है किसी के, तो अब ये ज़रूर देखना चाहिए कि राहु कौन से अंश पर है। यदि मान लो 1 से 5 अंश तक का राहु है तो एकदम उसको मतलब कि ग्रह की 3 अवस्था होती है, एक तो बाल अवस्था होती है, एक युवा अवस्था होती है और एक वृद्ध अवस्था होती है। तो बाल अवस्था 1 से 10 अंश तक होते हैं, युवा अवस्था 10 से 20 अंश तक होती है और वृद्ध अवस्था अपने 20 से 30 अंश तक होती है। अब मान लो 1 से 5 अंश तक मान लो है तो वो एकदम बाल रूप होता है, तो वो उतना उत्पात या उतनी मतलब तकलीफ नहीं देता है। और 25 से 30 अंश का होता है वो एकदम वृद्धावस्था में होता है, तो वो भी उतनी तकलीफ नहीं देगा। यदि 5 से 10 अंश तक है तो कुछ छोटी मोटी तकलीफ वो देगा, लेकिन 10 से 20 अंश तक का है तो वो युवा अवस्था में होगा, तो वो ज़्यादा तकलीफ देता है। और उसी तरह फिर 20 से 25 अंश तक होगा तो वो भी मतलब प्रौढ़ अवस्था होती है, जो कि मतलब वृद्धावस्था के पहले की अवस्था होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ वो देगा। तो ये सब उसकी अंश की स्थितियाँ देखने से ही मालूम पड़ेगा कि भाई वो कितनी तकलीफ है क्या नहीं है, कौन सी राशि में अपनी कुंडली में कौन से स्थान में वो बैठा हुआ है, किस स्थिति में है, कौन से ग्रह के साथ है, क्या मित्र है, शत्रु क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय क्या है। तो उस हिसाब से देख कर ही उसका निर्माण करना चाहिए। फालतू में भय और ब्रह्म पालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान लें और किसी तरह का तनाव न पालें। और वैसे भी यदि आपकी कोई शंका का समाधान करना हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो मेरे व्हाट्सएप में मेरे नंबर में दिए हुए हैं, आप उसमें आप अपनी कुंडली की छाप या अपने जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म का समय डालकर मुझे भेज देवें। मैं उसको आपको देखकर आपको वापस कमेंट में आपको बता दूंगा कि भी आपकी कुंडली की काल सर्प योग है या नहीं है, या क्या कंडीशन है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और जो कुंडली मैं इसके साथ में जो अटैच कर रहा हूँ वो आप ध्यान से देख लेवें, तो आपका भ्रम का निवारण हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आगे और भी कोई अच्छी जानकारी होगी तो मैं दूंगा। आप कृपया मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसमें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या उसमें किसी की कोई कमी हो तो आप टिप्पणी ज़रूर उस पर देवें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।